मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय द्वारा शुक्रवार को नोटिस जारी कर जानकारी दी गई है कि आज शनिवार और 5 दिसंबर सोमवार को नगर निगम चुनाव के चलते दिल्ली के सरकारी स्कूल बंद रहेंगे और साथ ही मेट्रो को लेकर भी गाइडलाइंस जारी की गई हैं। सर्कुलर में कहा गया है कि शिक्षा निदेशालय के सभी सरकारी स्कूलों के प्रधानाध्यापकों को सूचित किया जाता है कि एमसीडी चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर 3 दिसंबर शनिवार को स्कूलों में अवकाश रहेगा और लगभग 90% स्कूल कर्मचारी चुनाव ड्यूटी में तैनात रहेंगे। इसीलिए सभी एमसीडी स्कूलों के प्रधानाध्यापकों को 5 दिसंबर को भी विद्यार्थियों के लिए स्कूल बंद करने का निर्देश दिया जाता है। हालांकि सर्कुलर में स्पष्ट किया गया है कि उपलब्ध शिक्षक 5 दिसंबर को ऑनलाइन क्लासेस लेंगे। सर्कुलर के मुताबिक डीओई ने प्रधानाध्यापकों को सूचित किया है कि 3 दिसंबर की छुट्टी के बदले में 10 दिसंबर को कक्षाएं संचालित की जाएंगी। वहीं मेट्रो को लेकर जारी गाइडलाइंस में दिल्ली मेट्रो रेलवे कॉरपोरेशन ने जानकारी दी है कि मेट्रो के परिचालन में बदलाव किए गए हैं। एमसीडी चुनाव में वोटिंग वाले दिन रविवार 4 दिसंबर को मेट्रो की सेवाएं सुबह 4 बजे से ही शुरू हो जाएंगी। इसके अलावा बताया गया कि सभी लाइनों पर सुबह 4 से 6 बजे तक हर आधे घंटे के इंटरवल पर मेट्रो मिलेगी। वहीं सुबह 6 बजे से सामान्य दिनों की तरह ही परिचालन रहेगा। इसके अलावा दिल्ली में 3 दिन के ड्राई डे का भी ऐलान किया गया है और इस दौरान शुक्रवार से ही दिल्ली में शराब की बिक्री बंद है। वहीं जानकारी के मुताबिक 2 से 4 दिसंबर और इसके अलावा वोटों की काउंटिंग के दिन यानी 7 दिसंबर को भी दिल्ली में शराब की बिक्री नहीं होगी। मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु के मंदिरों में मोबाइल फोन पर प्रतिबंध लगा दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कोर्ट ने कहा कि मंदिरों में मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने का कदम पूजा स्थलों की पवित्रता बनाए रखने को लेकर उठाया गया है। लोगों को असुविधा से बचाने के लिए कोर्ट ने कहा कि मंदिरों में फोन डिपॉजिट लॉकर स्थापित किए जाने चाहिए। इस आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा कर्मियों की नियुक्ति भी की जाएगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा एक जनसभा के दौरान एक व्यक्ति एक पत्नी की बात पर बयान दिया गया है और ये बयान उन्होंने ऐसे समय में दिया जब उनके साथ मंच पर उन्हीं की पार्टी के एक ऐसे मंत्री मौजूद थे जिनकी 4 पत्नियां हैं। बता दें मामला मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले का है। जिले के चाचरिया में एक कार्यक्रम में उन्होंने समान नागरिक संहिता का जिक्र करते हुए कहा कि वे प्रदेश में एक कमेटी बना रहे हैं जिसमें समान नागरिक संहिता की तरह ही एक व्यक्ति एक शादी का रूल भी बनाया जाएगा। वहीं शिवराज सिंह के इस बयान को लेकर कांग्रेस ने उन पर हमला बोला है। कांग्रेस की कमलनाथ सरकार में गृह मंत्री रहे बाला बच्चन ने शिवराज सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि पहले शिवराज अपनी कैबिनेट में तो इस बात का पालन कराएं। जिस सभा में स्टेज पर उन्होंने ये बात कही वहीं कुछ लोग बैठे थे। उनकी स्थिति क्या है, क्या शिवराज जी से ये छुपा हुआ है? बाला बच्चन ने आगे कहा कि मैं इस बारे में शिवराज जी से बात करूंगा। दरअसल बाला बच्चन ने शिवराज के बयान के दौरान सभा के मंच पर मौजूद कैबिनेट मंत्री प्रेम सिंह पटेल पर तंज कसा है। बता दें प्रेम सिंह पटेल 5 बार प्रदेश के बड़वानी विधानसभा क्षेत्र से एमएलए रह चुके हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में उन्होंने अपने शपथ पत्र में 4 पत्नियों का जिक्र किया था। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को 24 कैरेट का गद्दार बताते हुए कहा कि ऐसे लोगों के लिए पार्टी में वापसी की कोई जगह नहीं है। दरअसल जयराम रमेश की न्यूज एजेंसी पीटीआई से बातचीत के दौरान उनसे पूछा गया कि क्या कोई बागी नेता जो पार्टी छोड़कर जा चुका है उसे दोबारा कांग्रेस में शामिल किया जाएगा। इस पर जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि मुझे लगता है जो लोग कांग्रेस छोड़ चुके हैं उन्हें पार्टी में वापस नहीं लिया जाना चाहिए। जयराम रमेश ने आगे कहा कपिल सिब्बल जैसे नेताओं की जरूर पार्टी में वापसी हो सकती है। सिब्बल ने पार्टी छोड़ने के बाद कभी भी पार्टी या कांग्रेस लीडरशिप के बारे में कोई गलत बात नहीं कही। इससे उलट ज्योतिरादित्य सिंधिया और असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने पार्टी और हमारी लीडरशिप के लिए गलत बातें कही हैं। ऐसा नेता 24 कैरेट गद्दार और देशद्रोही है। इन्हें कांग्रेस दोबारा कभी स्वीकार नहीं करेगी। दिल्ली के कथित आबकारी नीति घोटाला मामले में सीबीआई ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर की बेटी और तेलंगाना राष्ट्रीय समिति की विधायक के कविता को 6 दिसंबर को पूछताछ के लिए समन जारी किया है। सीबीआई ने कविता को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 160 के तहत नोटिस जारी कर 6 दिसंबर सुबह 11 बजे पूछताछ के लिए अपनी सुविधा अनुसार उपयुक्त स्थान बताने को कहा है। वहीं इस नोटिस के जवाब में कविता ने कहा है कि उन्होंने अधिकारियों को सूचित किया है कि वह उनसे उनके हैदराबाद स्थित आवास पर मिल सकते हैं।
बता दें, घोटाले में कथित रूप से रिश्वत से जुड़े मामले में दिल्ली की एक अदालत में ईडी द्वारा पेश की गई रिमांड रिपोर्ट में कविता का नाम आने के बाद उन्हें यह नोटिस जारी किया गया है, जिसे लेकर कविता का कहना है कि वह किसी भी जांच का सामना करने के लिए तैयार हैं। भारतीय राजदूत से अमेरिका में प्रतिष्ठित पद्म भूषण पुरस्कार मिलने पर भारत मेरा एक हिस्सा है और मैं जहां भी जाता हूं इसे अपने साथ ले जाता हूं। बता दें, भारतीय अमेरिकी सुंदर पिचाई को व्यापार और उद्योग श्रेणी में 2022 के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। अमेरिका में भारत के राजदूत तरनजीत सिंह संधू से पुरस्कार स्वीकार करते हुए 50 वर्षीय सुंदर पिचाई ने कहा, मैं इस अपार सम्मान के लिए भारत सरकार और भारत के लोगों का बहुत आभारी हूँ। मुझे आकार देने वाले देश द्वारा इस तरह से सम्मानित किया जाना अविश्वसनीय रूप से बहुत मायने रखता है। फीफा वर्ल्ड कप 2022 में शुक्रवार को ग्रुप एच के मैच में दक्षिण कोरिया ने पुर्तगाल के खिलाफ एक ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। एजुकेशन सिटी स्टेडियम में खेले गए इस मैच में दक्षिण कोरिया ने क्रिस्टियानो रोनाल्डो की टीम को 2-1 से हराकर अपनी जीत के साथ अंतिम 16 में अपनी जगह बना ली है। हालांकि ग्रुप एच में पुर्तगाल अब भी टॉप में है और राउंड ऑफ 16 के लिए क्वालिफाई कर चुकी है, क्योंकि उनके नाम 2 जीत और 1 हार के साथ 6 अंक हैं। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।